Hello everyone. Welcome to the new episode of Tips, the Hyper podcast show. I hope you all know in these podcasts we make you meet the stalwarts of academics. We will also make you meet the corporate and industry people further. But before that, हमारे देश में एक कहावत है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में आपके परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। और हमारे परिवार के मुखिया हमारे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के ऑनरेबल कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन आज हमारे साथ हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इस इनिशिएटिव के बारे में हमने सर से बात की तो उनका उत्साह हमसे दुगना था। उसकी वजह आज जब मैं उनसे बात करूंगा तो आप समझेंगे। किसी भी अच्छे काम को उसके नतीजे तक पहुंचाने में जो सर की सोच है, जो इनिशिएटिव्स लेने का उनका नेचर है, वो हम सबको बहुत मदद करता है। एक ऐसा पार्ट आज मैं सर के बारे में आप सबको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपके लिए भी वो एक तरीके से न्यूज होगी। जितना आप सर को पढ़ते और देखते आए हैं, आज हम उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे नए अध्यायों को भी पढ़ेंगे। वेलकम सर। आज आप आए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पॉडकास्ट एक निश्चित अवधि के लिए होता है और जितना हम आपके बारे में जानते हैं, हमें लगता है कि कोई भी समय सीमा आपसे बातचीत करते में हो ही नहीं सकती। कोशिश करेंगे कि जितना समय हम निकाल पाए हैं और आप हमारे लिए निकाल पाए हैं, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जानें। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत ही उत्साहजनक लगता है जब मैं लोगों को बताता हूं कि आपने किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत करी और आज आप किस मुकाम पर हैं। सर, आपसे आज हम जानना चाहेंगे आपके जर्नी की शुरुआत। तो जर्नी की शुरुआत सर मैं हमेशा एक नॉस्टैल्जिया में जाकर करता हूं और वो नॉस्टैल्जिया होता है किसी भी व्यक्ति को उसके स्कूल डेज में ले जाने का। तो सर, आज आपको मैं वापस उस जर्नी में ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, जब आपने 12th किया तो आपने क्या 12th में किया, क्या सब्जेक्ट था, क्या आपकी उस टाइम सोच थी और आपने उसको कैसे आगे बढ़ाया सर? देखिए, 12th मैंने उस समय 12th नहीं होता था। हाँ, तत्समय 11th होता था। हाँ जी। 11th बोर्ड का परीक्षा होता था। यस। और साइंस यानी कि विज्ञान की तरफ मेरा बहुत शुरू से रुझान रहा। मैं थोड़ा और पहले ले चलता हूं आपको। जी। मैं गणित में संभवतः, अब ईश्वर प्रदत्त शक्ति है क्या है, शुरू से ही मेरा अच्छा वो रहा। तो मैंने मतलब पहले का सब्जेक्ट जो है 9th में चूज करना पड़ते थे। आपको स्ट्रीम में कौन से में जाना है। ओके। आपको साइंस में जाना है तो साइंस में भी फिर बायो लेना है या मैथ्स लेना है। आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। तो 9th में मैंने फिर मैथ्स में साइंस लिया। अच्छा। 11th किया। मैथ्स में मेरा रुझान इसलिए क्योंकि मैं जब दर्जा 3 या 4 में था तो बच्चों की एक मैथमेटिक्स रेस हुई थी। उसमें मतलब एक क्वेश्चन था जो मुझे आता था पर मैं गलत कर रहा था। अच्छा। मेरे टीचर मुझसे बड़े इस बात पे नाराज थे। अच्छा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, जब तीसरी बार गलत हुआ तो फिर मुझे कूटा गया। ये सब 3rd 4th क्लास की बात कर रहे हो? तब मुझे कूटा गया जी। बोले, जरा सा क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहा है, रोज इतने बड़े बड़े कर लेते थे। हाँ। तो फिर समझ में आया गलती क्या हुई। हाँ। ऐसे एक बार 7th 8th में हमारे जो हेडमास्टर साहब थे वो भी बेचारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उस समय भी यही मैथमेटिक्स में वो जो एक्चुअली क्या है, वो वेलोसिटी, डिस्टेंस और उसके क्वेश्चन रहते थे। हाँ। एक नदी से उस पार जाने में इतना टाइम। हाँ सर, ये भी बहुत ठीक है। तो वो बड़ा जी वो रहता था। तो मैं करता था, तो लेकिन अब वो कभी कभी हो जाता है, गलती हुई तो उस पर भी कुटाई हुई। पर फिर उसके बाद नहीं हुई। 9th के बाद फिर नहीं हुई। 9th से 12th तक सब बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा।
और तत्समय जाना इंजीनियरिंग में था, लेकिन मैं फिर नहीं गया। फिर बीएससी किया, पीजी किया। बीएससी के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का एक वो था। तत्समय पीएससी सिलेक्टेड भी हूं मैं, लेकिन फिर इच्छा थी कि टीचिंग में आऊं जी। तो फिर पीजी किया। पीजी करने के बाद चूंकि यूनिवर्सिटी का टॉपर था मैं, तो देखिए सर आज कितनी परतें खुल रही हैं। हाँ, चंद दिनों बाद जी मेरा अपॉइंटमेंट आ गया जी। तो फिर मैंने 20 सितंबर 1985 को मध्य प्रदेश का एक शहर है रीवा, वहां जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। अरे वाह जी। सर ये जब आपने 9th में विषय का चुनाव किया था जी, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो परिवार का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के सब्जेक्ट के चुनाव में। आपके समय पर कैसा माहौल था सर, आपने जब चुनाव किया तो? हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे तो हमें ही सोचना है, कोई मदद मिल गई या किसी टीचर से पूछ लिया या किसी बड़े से पूछ लिया, कोई पर्याप्त है। तो अंतिम जवाबदारी आप ही की होती थी कि जो आपका निर्णय। हमारे पिताजी ने कह दिया था जी। बेसिकली हमारे पिताजी दुकानदार थे और ये कह के पढ़ाते थे कि देखो बेटा आपका एक डंडे से कम नहीं आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन अगर फर्स्ट डिवीजन से कम आएगा तो फिर आप देख लेना, मतलब आपको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। उस समय धमकी होती, तो डर तो रहता ही था कि भाई फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा तो तुम फर्स्ट डिवीजन। पर निर्णय लेने की क्षमता उस समय बच्चों के हाथ में ही थी। और चूंकि निर्णय आपको लेना होता था तो जवाबदारी भी आपकी ही थी कि आप सही निर्णय लीजिए। तो सर जब आप आगे साइंस बैकग्राउंड में आगे बढ़े और आप पीएससी तक पहुंच गए तो परिवार का सर क्या उस टाइम आपके लिए ओपिनियन था? उनको कैसा लगा जब आपने पीएससी सिलेक्शन क्लियर किया? एक्चुअली क्या है, देखिए पहले इतना लोगों का जो जितना आज अट्रैक्शन है ना, जितना ही आज लिटरेसी बढ़ी है, पहले लोगों का ऐसा नहीं था। पहले लोगों का ये था कि भाई बच्चा है पढ़ लिख जाए, एक समाज में इज्जत बन जाए, एक वो था। हाँ। आज जिस तरह का माहौल है कि नहीं तेरे को तो पढ़ना ही है, तेरे को तो इंजीनियर बनना ही है, तेरे को तो मतलब डॉक्टर बनना ही है, सरकारी नौकरी करना ही है, इस तरह का माहौल नहीं था पहले। पहले जिसको बोलते ना सेटिस्फेक्शन था। हाँ। मैं आपको ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे का मेरी जीवन का किस्सा है ये। जब मेरा अपॉइंटमेंट आया तब मैं एमफिल कर रहा था। अच्छा। पढ़ने भी जाता था और दुकान पे भी बैठता था। तो जब मैं पढ़ के आया यूनिवर्सिटी से तो पिताजी ने एक लिफाफा दिया कि बेटा तुम्हारे नाम से आया है। मैंने इसे पढ़ा, नाम लिखा था, पिताजी का नाम लिखा था, घर का एड्रेस लिखा था और साइड में जावा क्लिपिक तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल ऐसा लिखा था। तो मैं आया, उन्होंने दिया, मैंने ले जाके ऊपर ऐसे टेबल पे फेंका उसको। अच्छा। और बढ़िया खाना वाना खाया और अपने दुकान पे आके मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि मैं डेली शाम को पढ़ता था। अच्छा। शाम को सारे क्रियाकलाप मिलना जुलने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट मेरी रहती थी, 7:30 और 8। अच्छा। 8 नहीं बजते थे उसके पहले मैं टेबल पे बैठ जाता था और तब तक बैठा होता था जब तक कि मेरा आज का काम नहीं हो। पूर्व निर्धारित था आपका कि आज मुझे इतना करना ही है। मैं और वो मोस्टली मेरा 11:30 पौने 12 तक हो जाता था। मतलब प्लानिंग का गुण सर बहुत पुराना है। हाँ, जो हम आज आपके कार्यशैली में देखते हैं। जी, तो मैं 8 बजे, मतलब 8 मुश्किल से बजते थे, उसके पहले सब घूमना फिरना, यारी दोस्ती सब हो जाती थी। मैंने उसको लिफाफे को शाम को जब पढ़ने बैठा खोला, देखा, अरे नौकरी लग गई। तो हमारे पिताजी का जो जवाब था, अब नहीं है इस दुनिया में जी, मैंने कहा पिताजी मेरी नौकरी लग गई है, देखिए आया है। तो वो बड़े उदास हो गए, मायूस हो गए और उनका जो जवाब था वो बड़ा, अरे अरे क्या करेगा तू नौकरी करके, कुछ भी कर सकता है, कहाँ झंझट में पड़ा। व्यापार की तरफ उन्होंने आपको रास्ता दिखाया। मैंने भी उसको बहुत लाइट वे में लिया, चलता रहा। वो खबर फैल गई, आग में जंगल की तरह उसकी नौकरी आई है, उसकी नौकरी आई है। बड़ी चीज थी सर। हाँ, तो जो जवाब उन्होंने दिया मैं भी मान गया, मैं ठीक है यार, घर में कोई ऐसे बांधे तो थे नहीं खाने पीने के, और ऐसी पहले
जहाँ तक मैं समझता हूँ हमने जो जीवन जिया ऐसा पहले कोई इच्छाएं भी नहीं थी बहुत अधिक, एक उतनी आवश्यकता जो रहती थी उतनी इच्छाएं होती थी, सरल था जीवन। सरल जीवन था। मतलब नहीं आवश्यकता जैसे थी, आवश्यकता क्या थी भाई, 2 पैंट बुशर्ट मिल जाए, हाँ। भोजन अच्छा मिल जाए। हाँ। अब ये मोबाइल और ये सब तो अभी आए हैं, 2000 के बाद आए हैं। तब वो सब नहीं था, तो एक सिंपल जीवन था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भी सोच लिया ठीक है, पिताजी कहते हैं तो मान। ये तो फिर टर्निंग पॉइंट कैसे रहा सर? फिर आपने मनाया कैसे, या कैसे फिर नहीं कुछ नहीं मनाया मैंने। तो क्या हुआ, मैंने 20 सितंबर को ज्वाइन किया। 19 सितंबर को मैं अपने सब गुरुजियों का बड़ा फेवरेट स्टूडेंट हूँ, वो मुझे बहुत पसंद करते, तो मैं सारे गुरुजी के घर जाता था। आप सारे स्टूडेंट्स का भी सर फेवरेट टीचर है सर, ऐसा नहीं है? यस यस। तो मैं सारे गुरुजियों के घर जाता था। तो एक गुरुजी है, वो दुनिया में नहीं है, उनका नाम डॉक्टर आर.के. जैन जी। वो मेरे घर के थोड़ा ही दूर रहते थे, तो वो मिलने गया मैं। नमस्ते करी, पैर छुए, बैठा है। तो वो बोले सुना यार तेरी नौकरी लग गई है? मैंने कहा जी सर ये है देखिए। तो अभी क्या कर रहा है? अरे मैं क्या करना, जाके पिताजी ने कहा है पीएचडी कर लियो और यहीं बिजनेस करियो। तो उन्होंने उस दिन मुझे जो इंजेक्शन लगाया जबरदस्त तरीके का, उनकी एक बात बहुत अच्छी उन्होंने कही कि बेटा ये कल तक नौकरी तुम्हारा इंतजार करेगी। यानी कि मैं 19 को मिला था, 20 को फिर मैंने ज्वाइन किया, 20 तारीख लास्ट डेट ही थी वो। बोले कल के बाद तुम इसका इंतजार करोगे, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिले। तो मौके की पहचान करना उन्होंने आपको बताया? हाँ। तो मैं सीधा घर आया और घर आके मैंने बता दिया मैं तो जा रहा हूँ ज्वाइन करने, और ये घर में हड़कंप मच गया। उसका मतलब क्योंकि पहले क्या देखिए सामाजिक व्यवस्थाएं भी होती थी, उन्हें एक अच्छे घर का लड़का है, मेरे हाथ से निकल गया यार। तो उन्हें हड़कंप मच गया, माँ अलग परेशान, घर वाले अलग परेशान। तो अच्छा उन्होंने एक बात और बताई थी, सर ने बहुत अच्छी बताई थी। बोले कल तुम ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद नहीं करना तो छोड़ देना, लेकिन कल ज्वाइन नहीं करोगे तो दोबारा ही ज्वाइन नहीं कराएंगे। ये बात मुझे पिंच करी। तो फिर मैंने पिताजी को बोला, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, 4-6 दिन बाद नहीं होगा तो लौट आऊंगा, छोड़ आऊंगा, जाने तो दो। अब उन्होंने बड़ा दिल कड़ा करके ठीक है जाओ। तो सर ये माना जाए कि ईश्वर की नियति थी कि आप 19 को गए, सर से मुलाकात हुई और उन्होंने आपको यस 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 यस। तो इसको हम ईश्वर की नियति माने कि आपको एकेडमिक्स में आना आपका लिखा था। बिल्कुल। ये सर जब आपने रीवा में ज्वाइन किया कॉलेज में, तो आपकी पहली क्लास भी हुई होगी जहाँ पढ़ाने गए होंगे। सर आपको वो धुंधला धुंधला याद है आपकी पहली क्लास क्या थी, क्या किया आपने? मैं एक्चुअली क्या है, जब मैंने पहुंचा मैं तो फर्स्ट डे तो क्या है अपने चूंकि अपने कुछ आता जाता था नहीं। बिल्कुल आप फ्रेश बिल्कुल पढ़ के सिलेक्ट हुए थे। तो 2 दिन बाद माहौल कुछ लगा तो मैंने अपने हेड को चिट्ठी लिखी, सर मुझे घर जाना है, कृपया छुट्टी दे दीजिए। अच्छा वजूर तो ये चल दिए। और कितने दिन बाद हुआ सर ये छुट्टी चाहिए? अरे तीसरे दिन ये अच्छा करने के रख के मैं वहां से वापिस घर फिर गया लौट के। हेड हमारे बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे स्टाफ का, मेरे सहयोगियों का बहुत सहयोग मिला और वहां से सीखा भी बहुत। तो फिर जब मैं लौट के आया तो उन्होंने वो एप्लीकेशन, बोले भाई ऐसे एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती। मैंने कहा सर हमको तो टू द प्रिंसिपल आई बैक टू से यही याद है। बोले अब तुम नौकरी में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो उस दिन एप्लीकेशन लिखना सीखी, ऐसे लिखी जाती। तो फिर धीरे धीरे जो है रमने का क्रम चालू हुआ। तो क्लास मैंने जो पहली बार ली तो वहां हड़कंप मच गया। अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कौन है नया, आवाज मेरी पूरे कैंपस में गूंजती थी। अच्छा और भरी क्लास पढ़ाता था मैं, और बच्चे भी बड़े खुश होते थे कि नहीं सर आए हैं तो कुछ, तो पता चल जाता था कि इसकी तो आप बहुत पॉपुलर टीचर हो गए पहले दिन से ही। जी जी जी, मैं पॉपुलर मतलब बच्चों में मतलब अच्छा मेरा वो था। और आपको भी सर अच्छा अनुभव हुआ होगा जब बच्चों को आपने पढ़ाया और बच्चों का उत्साह देखा, तो आपको भी लगा होगा कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं एक्चुअली क्या है ना, मेरे अपना स्वभाव कि कोई काम करो तो मन लगा के करो। हाँ वो तो हम सर आज भी देखते हैं। नहीं करना तो स्पष्ट मना करना कि मेरे से नहीं करना। तो मैं मतलब तब तो नया था, तो
मतलब ऐसा वो नहीं था, मेहनत काफी करना पड़ती थी। अब अच्छा, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में, चूंकि इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था मैंने, इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत स्मार्ट होते थे। तो वो क्या करते थे, चूंकि नया था मैं और पढ़ाने का मेरा जो अंदाज और स्टाइल था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था, तो बच्चों को लगता था अरे तो बहुत ही नए टाइप के टीचर हैं। इस टाइम बच्चे काफी स्टूडियस होते थे जो इंजीनियरिंग में काफी जाते थे, तो वेल रेड थे वो भी। अरे तो दे कैन रिकॉग्नाइज, मतलब हमें मतलब वो तत्समय मुझे डर लगता था जब मैं क्लास में जाता था। मुझे 2 क्लास मिली थी पर डे, तो मैं रात को कम से कम 4 घंटे पढ़ता था। देखिए सर, आप, हमारे चैनल का नाम है टिप्स, द हाइपर पॉडकास्ट शो, बट टिप्स को हम ऐसे लेके चलते हैं कि आपकी बातों में से हम लोगों के लिए सीख निकाल रहे हैं। आपने आज एक इतनी बड़ी सीख दी है कि टीचर अगर 4 घंटे पढ़ के क्लास में जाएगा तो वो निकलेगा जो आज आप सामने बैठे हैं। हाँ, तो मैं डेली 4 घंटे पढ़ता था रात को, मतलब सब घूमना फिरना बंद। अच्छा, फिर क्या होता था तत्समय, आपके जो आज गूगल सिंह नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, ठीक है। अच्छा, आपके वो जो जिसको बोलते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व आते थे सीरीज, वो भी नहीं था, कुंजी भी नहीं थी, वो भी नहीं थी। तो आपने क्वेश्चन हल करना है, ठीक है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है। अब इतनी मोटी किताब में एक एग्जाम्पल है सॉल्व और 18 अनसॉल्व हैं। बच्चे ने सर 15वें नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, तत्समय मेरे साथ एक बहुत अच्छी वो थी, मैंने अपनी गुरु से सीखा था, मुझे पेज नंबर तक याद रहते थे। बच्चे ने जैसे ही कहा तो मैंने कहा बीएस ग्रेवाल की किताब ये पेज नंबर 518, उसमें ये लिखा मिलेगा इस लाइन में। तो बच्चे मेरे इस बात के बड़े कायल रहते थे कि सर को पेज नंबर तक याद रहता है। जैसे बच्चे ने पूछा सर वो ऐसा ऐसा, तो मैं बताता था उस पेज पे, वहां पे जाके वहां ये लिखा मिलेगा तेरे। सर वो स्टूडेंट के लिए बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि वो जिससे पढ़ रहा है वो व्यक्ति उसको पढ़ाने के लिए ही बना है जी, ऐसा उनको महसूस होता है। हाँ, मैं जब पढ़ाता हूं तो फिर ये बात भी सही है कि मैं अपनी क्लास में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है सर, जब आपके जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को पता है कि हम, अगर पीछे जरा भी बच्चे ने गर्दन भी घुमाई तो मुझे पता चलता था मेरी गर्दन, मैं बताता था देखो यार मेरा कंसंट्रेशन नहीं टूटना चाहिए, आप ये ध्यान रखिए मेरा, ये मैं बोलता था। धीरे धीरे मैच्योरिटी आई पढ़ाने में भी, तो मैं बच्चों को भी बोलता था कि मैंने कहा देखो यार मेरा कंसंट्रेशन न टूटे। सही बात है, ठीक बात है। मैं जिस कंसंट्रेशन से आपसे जुड़ा हूँ, आपको पूछना है पूछिए, लेकिन ये बीच में बच्चों की एक आदत होती है ना, आपने आजकल क्लास, मैं जिस स्कूल में पढ़ा एक बार उस स्कूल में चला गया, बाद में नौकरी ज्वाइन की, जिन क्लासों में हम पढ़ते थे उस क्लास में देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सब चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, टीचर को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये सब ठीक नहीं। तो सर रीवा कितना समय रहे आप? मैं रीवा रहा सर 20 साल। 20 years, यस, वेरी लॉन्ग पीरियड। 85 में ज्वाइन किया था, 2004 में आया हूँ। और 2004 में सर फिर आप कहाँ पहुंचे? उज्जैन। वो क्या जर्नी रही सर रीवा से उज्जैन पहुंचने की? मैं एक्चुअली क्या है कि उज्जैन एक बार एक कॉन्फ्रेंस में आया था, सेमिनार में, आई थिंक 87-88 में, तब से मुझे पसंद है। पसंद इसलिए कि उज्जैन का स्ट्रक्चर जो है जस्ट ग्वालियर जैसा ही है। तो शायद बाबा महाकाल को आपकी इस इच्छा का पता लग गया हो। अब जो भी हो, क्या पसंद करते थे तो मैंने बोल दिया था। पर ऐसा कहते हैं उज्जैन में कि जो एक बार उज्जैन आ जाता है तो दोबारा भी आता है। तो मैं एक बार हुआ था तो दूसरी बार तो उन्होंने अपने शरण में रखा है, उनकी कृपा बनी रहता। तो सर फिर उज्जैन आप कितना समय रहे? तब से मैं उज्जैन ही, 2004 में उज्जैन रहा, 2010 में वहां प्रिंसिपल बन गया मैं, 2013 तक प्रिंसिपल रहा, फिर 2 साल आराम करता रहा, 2015 में फिर आरजीपीवी में रजिस्ट्रार बन गया मैं। हाँ सर, वो जर्नी बड़ी आपकी हमको समझनी है कि मतलब आप जैसे प्रशासनिक में जब आप शिफ्ट हुए टीचिंग से, आपके क्या अनुभव रहे सर? क्या है दोनों में डिफरेंस? आपने इतने साल टीचर की जॉब करी, अच्छे टीचर रहे, और फिर आप एकदम प्रशासनिक सेवा में आ गए एक तरीके से। कि मैं प्रिंसिपल था तब भी क्लास लेता था। अच्छा जी, पढ़ाना मेरा अपना शौक है, मुझे मजा आता है पढ़ाने में। जब मैं रजिस्ट्रार था तब भी क्लास लेता था। अच्छा जी,
तो मतलब वो बाय प्रोडक्ट था आपका, मेन आप अभी टीचर ही हाँ, थे। यस, यस, यस। अभी मैं वाइस चांसलर हूँ, तो अभी भी जब टाइम मिलता है तो क्लास ले लेता हूँ, बीच में कंटिन्यू जाता था, हाँ, लेकिन आजकल कुछ समय का वो हाँ, तो अभी नहीं जा पाता हूँ। हाँ, तो पढ़ाना मेरा अपना पैशन है, शौक है, पढ़ाना मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, उसमें मेरी सोच ये है कि मैं कुछ बच्चों को अगर दे सकता हूँ हम्म, तो देने की मेरी कोशिश रहती है। दैट्स ग्रेट सर। तो सर आप जब आपको अब थोड़ा सा मैं और आगे ले चलता हूँ कि जब आपको ये खबर मिली कि आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया है, तो जब ये खबर आप तक पहुंची सर, तो आपका पहला भाव क्या था? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि मेरा होगा। मैंने मोबाइल सब बंद कर दिए थे। हाँ, और मैं उस दिन 13 तारीख को मेरा शायद अपॉइंटमेंट हुआ है, 13 सितंबर याद है सर मुझे। 2022। जी, जी, मैं, हमारे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसके घर में बैठा था, उसको देख रहा था, तो व्हाट्सएप कॉल एक आया, तो मैंने उठा लिया। मैंने उस अपने मोबाइल बंद कर दिए थे, फोन भी नहीं उठा रहा था। उसने मेरा नाम लिया, सुरेश कुमार जैन बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? थोड़ा मैं रूड था, मतलब उनसे रूड शब्दों में बात कर रहा था, लेकिन नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे रूडता से बात नहीं करना चाहिए, पर मैं कर रहा था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। स्वीकारना भी आप एक नई टिप दी है सर हमें कि नहीं, स्वीकारना चाहिए, गलती होती है तभी तो सुधार होता है। जब उन्होंने कहा कि मैं राजभवन से बोल रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने कारणों से मैं ऐसे। बोले नहीं नहीं ठीक है। बोले आपने व्हाट्सएप देखा? मैंने कहा नहीं, बंद है। बोले मोबाइल आपके सब बंद है, आप व्हाट्सएप देखिए, आप बरकतुल्लाह के कुलपति हो गए। वो मेरा दोस्त पलंग पे पड़ा था, उसकी सबरे पे टूटे थे। हाँ। तो खड़ा हो गया, तो क्या बात कर रहा है? तो कुलपति बन गया, अरे बधाई सर, मित्र था ना, तो उसको तो खुशी आपके खड़ा जितनी हो होनी गया, थी। अरे यार बधाई बधाई। मैंने कहा तू लेट भाई। अरे बोले नहीं, बस उसके बाद मैंने जब फोन चालू किए तो बस फिर तो बधाइयों का जो तांता चालू हुआ। तो बस 13 तारीख को पूरी रात चला, 14 चला, जब तक मैं यहाँ आ नहीं गया तब। तो आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि आपकी भावना उस टाइम कैसी है, फीलिंग्स? नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने रेगुलर उसमें ऑफिस गया, 14 को मैंने पढ़ाया, 15 को मैंने पढ़ाया वहां पे। तो उन्होंने मेरे को बोला भी, अच्छा यार अब तो तुम वाइस चांसलर हो। मैंने कहा वाइस चांसलर हो गया तो क्या है, अभी तो नई ड्यूटी पे हूँ ना, जब वहां जाऊंगा तो वहां देखूंगा। मतलब अपना रूटीन पढ़ा रहे थे? हाँ, तो मैंने 14 को पढ़ाया, 15 को पढ़ाया। मैं 16 को रिलीव हुआ वहां से, 16 को रिलीव हुआ हूँ सुबह, 16 को मैं आ गया था यहाँ, 17 मैंने ज्वाइन किया है। सर, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के आपके कुलगुरु के कार्यकाल में अब जैसे मैं एंटर हो रहा हूँ आपसे बात करते करते, मैं सर सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि 2025 में हुई है। और वो उपलब्धि इतनी बड़ी है जिसको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सालों से जिसके इंतजार में था। आप सही जाने कि वो नैक एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी हमारी बनी। हम जैसे एफिलिएटेड कॉलेजेस को अब ये मान होता है जब हम ये कहते हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार दोबारा। धन्यवाद। और मुझे याद है सर, जब 2022 में आपने ज्वाइन किया था और मैं आपसे पहली दफ़ा मिला था, तो आपने तभी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इस यूनिवर्सिटी को अब हमें नेक एक्रेडिटेशन में ए और A+ पे ले जाना है। सर, ये इतना बड़ा चैलेंज आपने पहले दिन से ही सोच लिया था? इसके पीछे कोई खास वजह या कोई खास इसके पीछे आपका सोच रही थी? देखिए, विज्ञान में एक है आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है। आवश्यकता क्या थी? जब मैं आया, मैंने ज्वाइन किया और बरकतुल्लाह के हालात देखे, तो मेरा अपना सोच है कि जब अपन ने किसी चीज में आए हैं या आपको कोई दायित्व मिला है तो उसको निभाना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसमें मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। मेरा ऐसा सोच है, आपको निभाना चाहिए। अब चूंकि मैं एज ए तत्समय कुलपति होते थे, अब कुलगुरु हो गए, तो देखा मैंने, कहा यहाँ तो कदम कदम पर चैलेंजेस हैं, हर कदम पे कुछ कुछ है। तो फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, अब चूंकि मेरा ये अपनी लाइन है, सब क्लियर है, मेरा अपना विजन क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस स्थिति को कहाँ तक ले जाना। वही मैं याद कर रहा हूँ सर, आपसे पहली मुलाकात हुई और आपने इस विजन को शेयर किया कि ये आपको करना है।
वो मैंने डे वन अपने कर्मचारियों को भी बोल दिया था। मतलब मेरे कर्मचारियों को मैंने क्या करा, जिस दिन आया फर्स्ट डे, 17 को मैंने ज्वाइन किया था, 17 को था सैटरडे, 18 संडे था, 19 को मैंने पहला काम किया, पूरे विश्वविद्यालय में घूमा मैं, घूम घाम के स्थिति परिस्थिति थोड़ा देखी। वो हम अखबारों में भी देखा सर हमने। हाँ, वो तो वो जो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैंने इमीडिएट मैंने कहा ये ठीक नहीं है, क्या है, आप विश्वविद्यालय में बैठे हैं ऐसा ऐसा। तो खैर फिर धीरे धीरे सामने स्थितियां जो बनी, मैंने कहा नहीं ठीक है। अब चूंकि मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें कैसे ठीक होती हैं। मोस्टली क्या है कि हम भारतवर्ष में जो शैक्षणिक संस्थान हैं या जो हमारे शासकीय कार्यालय हैं, वहाँ पे जो मैं फील करता हूँ, मेरी अपनी फीलिंग है, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है, और सभी जगह ये फील होता है, मुझे होता है, हो सकता है मैं गलत फील करता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एक जो बिलोंगिंगनेस जिसको हम बोलते हैं अपनापन, वो नहीं है। ये संस्थान मेरा है, ये भाव वहाँ नहीं है। सर आप मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं हम सब। हाँ, और ये जो भाव ना होना ही सारी जो कष्ट और कलेश हैं उनकी जड़ है। ये भाव जब आ जाता है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऑटो चेंज आता है। अभी क्या है, उन्होंने कहा साहब मेरी दुकान कैसे चले, मेरी जुगाड़ कैसे हो, अपना निजी स्वार्थ, मेरे निजी स्वार्थ कैसे हल हो। भाई हमको जब सरकार तनख्वाह दे रही है, वेतन इसी बात का तो दे रही है कि आप काम करें, आप इसको अपना समझें। भाई मैंने बरकतुल्लाह में आते से ही जब मैंने दूसरे दिन पहले प्रोफेसरों को बुलाया, बैठक में बात की, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मेरा कल से और आज तक का जो वो है वो अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा जितनी बदनामी है, मेरी अपनी इच्छा है कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि बद हट जाए, नाम तो बाद में होता रहेगा। याद है सर मुझे आपने कहा था। तो लोगों को बड़ा वो लगा, फिर कर्मचारियों को बुलाया तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कोई वाइस चांसलर ऐसा भी कर सकता। नहीं सर, आज भी सीनियर प्रोफेसर विश्वविद्यालय के आपकी इस बात को याद करके इसको दोहराते हैं कि आपने वो काम कर दिया, कि पद हटा दिया और अब नाम रह गया है। हाँ, तो मैंने फिर कर्मचारियों से बात की, तो कर्मचारियों ने वहीं पे बोले साहब हमारे लिए तो पहला है कि कोई वाइस चांसलर हमको बुला के हमसे बात कर रहा है, और आज तक यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है। सर आप अपने बारे में पूरी बातें बताते नहीं है, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जब सर ने ज्वाइन किया था और अगले दिन मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी, सर ने सबसे पहली मुलाकात बच्चों से की थी। हाँ। और बच्चों को कहा था कि सबसे पहले मैं आपका कुलपति हूं, आपका कुलगुरु हूं, बाद में किसी और का। ये जो कॉन्फिडेंस सर आपने मैसेज दिया कि अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी इज फॉर स्टूडेंट्स, ये विजन सर आपका बहुत ही। और उसके बाद जब आप कर्मचारियों से मिले तो एक लहर थी विश्वविद्यालय में कि कोई व्यक्ति अब ऐसा आया है जो विश्वविद्यालय के सारे कोणों को एक साथ देख रहा है। वो सर, हाँ अब आप कंटिन्यू करिए सर। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, ये बने तो छात्रों के लिए। यस, छात्री इसकी खास अमानत आत्मा है, उसकी आत्मा है, मैं स्टेक होल्डर बोलता हूँ। अब छात्र ही कष्ट में है, तो मतलब मैं नहीं समझता वो संस्थान अच्छे से चलता होगा, या वहां पे किसी तरह का कोई आपको डेवलपमेंट दिखता होगा। तो फिर धीरे धीरे चीजें आई, उसको दुरुस्त किया। आज मैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये बोले पहला कुलपति है, बड़े सहजता से सबसे मिलता है, मैं सबसे मिलता हूँ। हाँ सर, ये देखिए ना, मैं ये एग्जाम्पल है सर। उपलब्धि मेरी, मैं मतलब अगर वहां उपलब्ध हूँ, हाँ, और आपने पर्ची भेजी है, यदा कदा कोई डिले होता होगा, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ या मीटिंग है तो भले ही उसको बोल देता हूँ, और टेंडर का बोल दे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहीं और से होके आ सकते हैं तो आए। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का एक और गुण मैं लोगों को बताऊंगा सर, जो हमारे ऑडियंस है, दर्शक है हमारे। सर की एक आदत है, सर के पास आप कोई भी प्रपोजल लेकर जाएंगे, जैसे मैं यही पॉडकास्ट का प्रपोजल सर के पास लेके गया, तो सर की एक आदत है, वो पहले ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि आप क्यों करना चाहते हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और जिस दिन सर को वो ऑब्जेक्टिव उनके विजन में आ जाता है, फिर उनकी तरफ से सारे इनिशिएटिव्स होते हैं। और मुझे लगा, आपको मैं बताऊं
कि 5 मिनट सर ने इस चीज को समझा था कि हम क्या कर रहे हैं, और साहब ने सर तुरंत हाँ किया कि मैं आऊंगा। ये आपकी सुलभता है सर। आज आप हमारे साथ बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं सर। देखिए, 2-3 चीजें हैं। मैंने भी आपसे कहा ना कि मैं अब मुझे लगभग शासकीय सेवा में 40 वर्ष हो गए, 41 चल रहा है। मैंने कहा ना, पहला जो मेरा अपना वो है कि मैं कोशिश करता हूं कि भैया आपकी संस्था के प्रति बिलोंगिंगनेस या अपनापन आपके अंदर कैसे आए, ये संस्था मेरी है। मैं कई बार अपने कर्मचारियों से बोलता हूँ, मैंने कहा यार मालिक हम ये सोचे तो सही कि हम इस संस्था के मालिक हैं। जब हमारे अंदर ये भाव आएगा हम मालिक हैं, तो वहां एक पैसे का भी नुकसान होगा तो वो खटकेगा। यस बिल्कुल ठीक है। अभी तो क्या है सरकार है कि क्या हो रहा है, नहीं। मैंने कहा भाई नुकसान अगर 1 रुपए का भी हो रहा है, मैं जब फाइलें लिखता हूँ वहां तो कई लोग बहुत बुरा मानते हैं, कई लोग बड़ा अप्रिशिएट बोले सर आप 1 सेकंड में जो लिखते हैं। मैंने कहा भैया मेरे को जो विश्वविद्यालय के लिए देखना है, मैंने कहा मेरे लिए विश्वविद्यालय का अगर 1 पैसे का भी नुकसान होगा तो ये मेरा अपना पर्सनल नुकसान है। सर आज आप मैनेजमेंट के लेसन्स बहुत दे रहे हैं, मुझे तो डाउट हो रहा है कि आप मैथ्स के एक्सपर्ट हैं या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। नहीं, मैं सारी चीजें बता रहे हैं आज आप। मैथ्स से ही हूं। देखिए ये फिर वही बात आ गई ना। मुख्य फैक्टर ये है कि मैं जिस संस्थान में काम करता हूं, भाई आप मुझे बताइए आज मैं बरकतुल्लाह से हट जाऊंगा तो मेरी क्या आइडेंटिटी है? आप मेरे से क्या आइडेंटिटी रखते हैं? मैंने अभी अपने कर्मचारियों से कहा, अपने 26 जनवरी 15 अगस्त के भाषण में कहा कई बार, मैंने कहा मैं बरकतुल्लाह से हूं, बरकतुल्लाह मुझसे नहीं है। मेरे जैसे कई आए चले गए, चले जाएंगे, लेकिन बरकतुल्लाह जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। इसमें 4 चांद कैसे लगाना है ये हमें आपने सोचना है। That's a great learning, sir. You are giving to all of us. ये हमें सोचना है। Yes. तो जब आप ये सोचेंगे तो आप डेफिनेटली मानिए कि बहुत कुछ होगा। सर सच मानिएगा, आज आपसे ये वाली बातें सुनकर ना हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम आपकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस है सर हमको कि हम आपकी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड संस्थान है सर। कलसा जी देखिए सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एकमात्र कारण हूँ। कर्ता तो ऊपर है, मैं तो कारण मतलब एक छोटा सा कण हूँ सेवा का, बहुत छोटा सा हूँ, और मैं कुछ भी नहीं करता। सर मैनेजमेंट में आप स्पिरिचुअलिटी भी लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए एक सीख है। नहीं कि हमें ये मानना चाहिए। देखिए क्या मैंने आपसे क्या कहा ना, सारा का सारा खेल जहां से चलता है वहां ये भाई, हम जब शासकीय सेवक बनते हैं तो शासकीय सेवक के कुछ हमारी जो रूल्स बुक है उसमें हमारे कुछ मतलब जिसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको मतलब जो एक अच्छे शासकीय सेवक के गुण है वो होने चाहिए। पर आज ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो मेरा अपना सोचे, कोशिश तो करना ही चाहिए। सही बात है सर, कोशिश तो करना ही चाहिए, करना चाहिए। भाई पड़े हैं किनारे, कभी तो लहर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। क्या बात है, अपन ये कोशिश करते रहते हैं कि दादा तुम आज नहीं सुधरोगे कल सुधरोगे। भाई जैसे मैं मेरे यहाँ काम करता हूँ, मैं मतलब आपको एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम मैं वाइस चांसलर बन के आई था, उसके 6-7 महीने बाद एक बंदा आया और रोने लगा मेरे सामने। अब रोए तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप पहले रो लो फिर अपनी बात करना। पानी वानी पिलवाया उसको, फिर आया, फिर उसने बताया। तो हमने फिर उसने बताया, बोले सर मैं पिछले 15-20 दिन से यहाँ डिग्री के लिए आ रहा हूँ, मुझे डिग्री नहीं मिल रही है और परसों तक नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे हाँ सर, बोले मेरा अपॉइंटमेंट लेटर देख लीजिए। मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, पूछा क्यों डिग्री का क्या? बोले सर टाइम लगता है उसमें। का टाइम लगता है मतलब? हाँ सर टाइम लगता है। मैंने कौन डील करता है? बोले फलाना, बुलाओ उसको। बुलाया, क्यों भाई डिग्री का? हाँ सर ये बंदा खड़ा है, ये क्यों? हाँ सर वो मैंने कितना दिन लगेगा? बोले 15-20 दिन अभी लग जाएंगे सर। जब 15-20 दिन लग जाएंगे तो उसकी नौकरी चली जाएगी।
बोले तो सर मैं क्या कर सकता हूँ। अरे अरे मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर सकते यार भाई, हाँ, डिग्री जल्दी बनाओ। बोले सर वो तो लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा 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 ऐसा। मैंने सब सुन लिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है आज इसको देखते हैं। मैंने फिर कहा अच्छा तुम ये बताओ यार, तुम कितनी देर में डिग्री दे दोगे। बोला सर मैं तो 5 मिनट का काम है। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, ये जितनी चेन तुमने बताई है, चैनल बताए हैं, तुम अपने चैनल को क्रॉस कर दो और बताओ किस चैनल पे जाएगी बात, और फोन करो। मैंने अपने एक पीए को लगाया लाइन पे। मैंने कहा सुनो ये डिग्री अब आधे घंटे में मेरे टेबल पे बन के आनी चाहिए। अब उन्हें भी लगा कि यार ये तो मतलब ऐसा जुआ कर रहे हैं। बट आप शायद इससे बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे थे विश्व। दे दिया, मैसेज गया। फाइनली आधे घंटे में डिग्री बन के आ गई। हमने उस बच्चे को दे दिया, बच्चे के साथ फोटो खींचा। सडनली 2-3 पत्रकार भी आ गए, उन्होंने भी बोले क्या कर रहा हूँ, हमने डिग्री दे रहे हैं, इसकी नौकरी लग गई। तो इसको डिग्री, अब वो भी बच्चा फिर रोने लग गया। फिर उसने बताया साहब मैं इतने दिन से परेशान हूँ, 6-8 महीने पहले अप्लाई कर दिया था, 15-20 दिन से रोज आता जाता हूँ, पर सर ने मेरे को डिग्री दी, अभी दिलवा दी, अब मेरी नौकरी लग जाएगी। उस दिन फिर मैंने घोषणा की, मैंने कहा नहीं, जैसे नौकरी लगी हो, जैसे विदेश जाना हो, जिसे कोई अर्जेंसी हो, अब हम 2 घंटे में डिग्री देंगे। अब हम 2 घंटे में दे देते हैं। बहुत बढ़िया सर। सुबह अप्लाई करिए, अभी आप चल के अप्लाई करिए, शाम तक डिग्री आपके हाथ में। मतलब वो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या रहता ना, कोई नहीं है, मतलब जैसे 2 घंटे का मतलब 11 बजे करी तो 1 बजे मिल जाना चाहिए। तो एक मोटा मोटी टाइम लेके कि भाई। पर सर आपने एक मैसेज दोबारा दिया कि हम स्टेक होल्डर के लिए हैं। हाँ यस। वो मैसेज आपका बड़ा क्लियर एंड आउट था। देखिए वर्क तो हम छात्रों के लिए ही करते हैं, ये तो तय है, स्टेक होल्डर हमारे छात्र ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। एंड आई थिंक ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, दे आर फॉर्चुनेट कि आपको ऐसे कुलगुरु वाइस चांसलर मिले हुए हैं। सर बहुत सारे लोग आपसे आपके जो ऑफिशियल काम है इस पर तो चर्चा करते ही रहते हैं, पर मैं आज लोगों को आपका छुपा हुआ पहलू दिखाना चाहता हूं सर। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपके थोड़ा निजी जीवन में चलूंगा। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो दिन भर बहुत अलग अलग तरीके के काम करते हैं, मतलब आपका जो मल्टीटास्किंग है उसको देखते हुए स्ट्रेस में तो आप आते होंगे सर, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं आते होंगे। तो सर आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्वभाव में ऐसा क्या है कि आप उस स्ट्रेस को ओवरकम कर जाते हैं? आप ओवरकम कर जाते हैं ये हमको दिखता है, कैसे करते हैं वो मैं आपसे आपके स्वभाव का प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ। देखिए स्ट्रेस में आने के मेरे अपने कारण हैं। स्ट्रेस में मैं तब आता हूँ जब मतलब मेरी कोई किसी काम की टाइम लिमिट निर्धारित है, उस टाइम लिमिट में नहीं हो पा रहा है, या मेरी कोई मजबूरी आ रही है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई ऐसी बात जो मुझे अंदर ही अंदर, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा कि आप आए मेरे ऑफिशियल उससे और मैंने बोल दिया कि यार कल तक आपका काम हो जाएगा, अब किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो पाया तो मुझे थोड़ा सा अनईजी लगता है, या मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या कोई अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ, उसमें फिर कोई नानुकुर करे या थोड़ी, आजकल ये आम बात है, उसमें थोड़ा सा मुझे। तो ओवरकम कैसे करते हैं सर? तो उसके लिए तो बहुत सारे तरीके, आपके जैसे दोस्त भी हैं मेरे हैं, फिर आप ऐसे मिलने वाले भी बहुत हैं और फिर बहुत सारा है। यस। फिर अपना कुछ सर जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ निजी तौर पर, आपका अध्यात्म की तरफ बहुत झुकाव है जी। आपके पास हर समस्या के लिए कहानी है और उस कहानी से आप जो उसकी नैतिक मूल्य हैं वो निकाल कर आप आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, आप ऐसा करते हैं। सर परिवार और काम के बीच में संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपके जैसे पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के लिए तो और भी है, कैसे करते हैं सर? देखिए क्या है कि परिवार में संतुलन देखिए वो तो बनाना पड़ता है, अब कैसे बनाती हैं सबके अपने अपने तरीके हैं। तो सर आपका तरीका बताइए। तो मेरा तरीका आपको पसंद नहीं आएगा, पर फिर भी जानना चाहेंगे। देखिए क्या होता है जब परिवार में ये मालूम हो जाता है कि ये अपनी दुकान जब तक
चलेगी तब तक ध्यान नहीं देंगे, हाँ, तो वो भी अपने आराम से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। जैसे मैंने मेरे घर में बता रखा है कि भाई मैं अगर ऑफिस से आऊंगा या आपका कोई वो है तो आप मुझे पहले बताओ तो मैं मैनेज कर लूंगा। या मान लीजिए मैं अब ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, कई जगह देखने में आता है कि ऑफिस में आप बैठे हो तो बीच में पारिवारिक डिस्टरबेंस हुए तो उन्होंने ऑफिस एक तरफ रख दिया और अपने परिवार में, मैं ऐसा नहीं, उनको मालूम है कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो जगह नहीं छूटेगी, तो वो लोग भी उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये बात तो सौभाग्य परिवार को बदल लिया। हाँ, ये सौभाग्य मेरा कि परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि वो भिड़ते हैं तो फिर वो भिड़े रहते हैं, मतलब वो फिर ऐसा नहीं है। और ये मेरे स्वभाव में भी, अगर कोई चीज मेरे टास्क में है तो मैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं भिड़ा रहता हूँ। सर, आपके परिवार के बारे में हम थोड़ा और भी जानना चाहते हैं। आपके कितने सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, कौन कौन है? हाँ, देखिए मेरे हम 2 भाई और 3 बहन थे, जिसमें एक बहन ऊपर चले गए, अभी 2 बहन हैं, भाई भी हैं। और हम लोग मूलतः मतलब पिताजी ग्वालियर आ गए थे छोटे से उम्र में, तो हम ग्वालियर के कहलाते हैं। जी। वैसे पिताजी यूपी के थे। यंग अवस्था में, जैसा वो बताते हैं, मुझे नहीं मालूम, 18, 19, 20 साल के रहे होंगे तो ग्वालियर आ गए। फिर हम लोगों का भी जन्म ग्वालियर ही हुआ। तो सर अभी भी पारिवारिक मुलाकातें, मिलना जुलना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है सर, आपने मुझे एक बार ऐसी बातों बातों में बताया था कि जो व्यक्ति को असली जो ताकत मिलती है वो अपने परिवार से ही मिलती है। और वो आपने एक त्योहार का एग्जाम्पल देके बताया था कि उस त्योहार पे जब सारा परिवार मिला तो सभी के अंदर एक उत्साह था और सभी को एक ताकत मिली और वो आगे बढ़े। तो शायद वो सर आपकी एक परिवार में भी आपने एक अपने आप को एक सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है। नहीं, मैं इन सब चीजों को मानता हूँ। देखो यार, मैं जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो पुरातन हमारा ज्ञान है, या जो पारिवारिक पद्धतियां हैं, मैं उन्हें मानता हूँ। संयुक्त परिवार का एक अपना मजा है। यस। और हम जब परिवार में बैठते हैं तो फिर क्या होता है कि जब सब एक साथ बैठते हैं तो वो जो एक इसको बोलते हैं आत्मीय सुख, वो प्राप्त होता है। अब सुख लेने के अपने अपने तरीके में, आज ये सब चीजें नहीं रही। अब तो ये हो गया है कि परिवार यानी कि मोबाइल ही मेरा परिवार हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोबाइल ही मेरा परिवार हो गया है। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों बात नहीं करते, मोबाइल पिट करते रहते हैं। अभी मेरे यहाँ एक मतलब कार्यक्रम था तो मैंने एक कोशिश की कि चलो यार, जो भी मेरे मतलब पिताजी के कुनवे के और मेरे अपने कुनवे के सब लोगों को बुलाया रक्षाबंधन पे। ऐसे 30-32 लोग हो गए थे। बच्चे कच्चे मिला के 32। यस 30-32 लोग, और सब परिवार के रिश्तेदार, सब परिवार के, मतलब बहनों के बच्चे, उनके बच्चे, ऐसा करके भतीजियां, उनके बच्चे, दामाद, ऐसे 25 मतलब 32 एक लोग हो गए, 30 से 32 लोग। अच्छा, बढ़िया 2 दिन इतने बढ़िया गुजरे जी। मतलब ये पता ही नहीं चला कि दिन कब खत्म हो गया। दिन भर कुछ चलता रहा और सभी लोगों को एक ताकत मिली, सबको। और मतलब मुझे डरता है यार, वो अरे नहीं काहे के लिए ऐसा सब जमीन में जैसे पहले होता था, जमीन में गद्दा डाला, एक साथ सोना, एक साथ सो गया, बड़े उठे तो हाँ ये वो, फिर पुराने किस्से कहानियां, पुराने ये वो, पुराने की शादी में ये हो गया था। 2 दिन बढ़िया झकाझक। हालांकि पारिवारिक व्यवस्था हमारी भारतीय बहुत अच्छी है, पर अब वो संयुक्त परिवार वाले कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहे हैं, रुकने चाहिए। एक चिंता का विषय है सर, चिंता का विषय है सर। मैं हमेशा से जानने की कोशिश करता आया हूं और आपने आज तक तो उसका जवाब नहीं दिया है, पर मुझे आज उम्मीद है कि आज आप हमारे इतने ऑडियंस को आप बात कर रहे हैं तो आज जवाब आप जरूर देंगे। सर, खाने में आपको क्या पसंद है? जब भी मैं आपसे पूछता हूँ आप कहते हैं सब पसंद है। ये सही बात है, तो पर कुछ तो खास होगा। मुझे घर का खाना, सिंपल सोबर खाना, घर का खाना मुख्य है। मेरे सामने अगर आप बाजार का रखेंगे और घर का रखेंगे तो मैं घर का सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी, ये क्योंकि मुख्य यही है
बाकी तो ठीक है, किसी के यहाँ कोई स्पेशलिटी है, तो वो एक अलग बात है। हाँ, शौकीन हूं मैं खाने का। हाँ। जैसे आपके यहाँ पंजाबियों में आपने देखा होगा, एक वो आपके यहाँ राजमा बनता है, नहीं, छोला छोला कुलचा। छोला छोला कुलचा। हाँ जी जी। तो वो पंजाब की तरफ के छोले कुलचे हैं, वो अलग बनता है, वो अलग है सर। उसका एक अपना मजा अलग है, टेस्ट है सर। टेस्ट है ना। हाँ। यूं मार्केट में Yes, वो दूसरे नहीं मिल पाता हाँ वैसे जी, वो। वो क्या है, वो कुछ तो भी हाँ। वो रहता है, देते हैं। हाँ, वो सर उस लेकिन रीजन का वो है तो जो वही कुलचे बनता है। बनते हैं ना, उसमें कुछ स्टफिंग वगैरह हाँ, करके yes, करते yes, हैं, yes। उसको तंदूर में पनीर की सेकते हैं, स्टफिंग भी हो जाती जो भी है जी। तंदूर में सेकते हैं, फिर उसमें ऊपर मक्खन लगा Right. के, फिर एक जो स्टाइल है उसको ऐसे करके देते हैं, वो चूर चूर नान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो कुलचा ही, हाँ वो कुलचा इतना छोटा सा होता है, हाँ। फिर उसमें मक्खन लगा के वो ऐसे कर देता है, ऐसे करके देते तो फिर देता है वो, उसका एक अपना हैं। सर वो है। आपकी हर चीज में इतनी ऑब्जर्वेशन इतनी बारीक कैसे है? मतलब और भाई कोई चीज दिख रही है तो देखना चाहिए ना, कोई चीज दिख रही लेसन है है सर, ये हमारे लिए कोई lesson चीज है। दिख रही है तो देखना चाहिए उसको। ये भी सर आप टिप दे रहे हैं कि कोई चीज दिख रही है तो देखना हाँ चाहिए। हाँ, मैं देखता हूँ ना, ठीक अगर कोई बात चीज दिखा रहा है कि यार ये ऐसा है, दिखाई देखता हूँ उसको, मानता हूँ अच्छा है। सर आपका फेवरेट कलर क्या है? लाइट कलर, अब लाइट में कोई भी हो, कोई भी हो, पिंक हो, कोई भी हो, लाइट, डार्क पसंद नहीं है मुझे। सर जब आप सुबह उठते हैं तो हाँ। सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आता है? आज मुझे काम क्या क्या करने हैं, मतलब सर शुरू उठते से ही आपका ये शुरू हो जाता है? और क्या, पहला काम अखबार पढ़ता हूँ, पर दिमाग में तो यार आज प्लानिंग हो जाती है कि ये करना है आज। तो आपको किसी रिमाइंडर लिस्ट की और किसी गैजेट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको चलता रहता है कि मुझे खोपड़ी में आता रहता है ना, ये करना है, ये करना है। दैट्स ग्रेट सर। और सर मैंने आपके कुछ विचारों को ऐसे भी सुना है कि बच्चों को उनके करियर के निर्णय खुद लेने चाहिए बिल्कुल। और जो वो जीते या हारे वो उनकी जवाबदारी होनी चाहिए, ऐसा मैंने कई बार आपसे सुना है। तो सर इसके पीछे कोई खास वजह है, इस सोच के पीछे? देखिए क्या होता है, जब आप खुद सोचेंगे, मेरा इसमें सोच ये रहता है कि जब आप किसी काम को खुद करेंगे, खुद सोचेंगे, तो उससे एक तो आपके निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, और जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे या खुद एक्ट नहीं करेंगे कि ये अच्छा है खराब है, तब तक एहसास कैसे होगा? उन्हें साहब आपको भोजन दिया गया कुछ खाने को, ठीक है, और मैंने खा के बता दिया बहुत अच्छा है, तो आप मान लेंगे, परसेप्शन। भले ही वो खराब था, हाँ। भले ही मिर्ची ज्यादा थी, नमक ज्यादा था, लेकिन जब आप खाएंगे अरे तो नमक ज्यादा है इसमें, मिर्ची ज्यादा है, तो एहसास होता है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे एहसास नहीं होता, खुद करके ही एहसास होता है। हमारे यहाँ इसको कहावत में कहा जाता है, खुद के ही मरे स्वर्ग नर्क दिखता है। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, मेरा ऐसा सोचें, खुद करना चाहिए। ठीक सर, मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया है। मुझे मालूम है कि आपकी ये एक मॉडेस्टी है, बड़प्पन है कि आप समय के बीच में मुझे टोका नहीं, आपने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, चर्चा करी। हालांकि ये सवाल जवाब तो नहीं थे, ये एक चर्चा ही थी जिसमें मैं आपको आपके बारे में ज़्यादा जान रहा था और सबको बता भी रहा था। अंत में सर मैं सिर्फ आपसे एक नोट पर इस बातचीत को अब विराम देना चाहूँगा। हम सब बेसिकली टीचर्स हैं। स्टूडेंट्स के बारे में आपके विचार सभी जानते हैं। विश्वविद्यालय को आपने एक नई सीढ़ी पर पहुंचा दिया है, वो भी दिख रहा है। सर हम टीचर्स के लिए आपका क्या विजन रहेगा, हम क्या करें आने वाले समय में? देखिए, टीचर हो जाए ये बड़ी बात है। प्रोफेसर की तरह सोचने लगे, वर्क करने लगे, बस यही महत्वपूर्ण है। वो बड़ा गूढ़ है ये जो आप नहीं, कह रहे हैं। गूढ़ नहीं है, यथार्थ है ये, ना गूढ़ है ना कुछ स्पष्ट है। हम टीचर है, हमें यही नहीं मालूम हम प्रोफेसर हैं। हम ये फील ही नहीं करते हम प्रोफेसर, हम ये फील ही नहीं करते हम चाणक्य के वंशज हैं, हम ये फील ही नहीं करते हमें क्या करना है। सर ये हम ये बड़ी फील ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी करते। है जो आप कह रहे हैं। अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है साहब, ये तो आपकी फीलिंग्स हैं। आप प्रोफेसर है ना, तो आप समझिए तो क्या प्रोफेसर हैं। आप अपने आप को प्रोफेसर छोड़ के सब समझते हैं, और जिस दिन आप अपने आप को प्रोफेसर समझ लेंगे, उस दिन ये मान के चलिए सारी कथाओं के अंत हो जाएंगे। सर ये मैं लिख के दे रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी ताकत, अपने काम करने का ढंग जितना अच्छी तरीके से मैं जानता हूं,
हर आदमी जानता है। होता ही है कि जब बात होती है तो वो असहाय होके बात करने का कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। अब आपको नहीं साहब मुझे कुछ करना भी ना पड़े और सब होता भी रहे, ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अपनी बात एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ प्लीज सर। मैं जब उज्जैन ट्रांसफर होके आया था तो इलेक्शन का वहां काम चल रहा था, मशीन है ईवीएम, तो चल रहा था तो कुछ गलत हो रहा था, तो वो जो उनके अफसर ऐसे ही गुजरे तो मैं वो यार ये क्या तुम कर रहे हो, ये ठीक थोड़ी है, तो गलत कर रहे हो, ये उचित नहीं है। उनके अफसर ने मुझे देखा, बोले आप कौन? मैंने कहा कुछ नहीं, आप प्रोफेसर हूँ। बोले नहीं आप ये कैसे कह रहे हो, ये गलत कर रहा है। मैंने गलत है इसलिए कह रहा हूँ। बोले आप कैसे जानते हो? तो मैंने कहा मैंने किया है इसलिए जानता हूँ। अच्छा ठीक है। वो गए कलेक्टर क्या, 2 मिनट बाद मेरे मोबाइल में कलेक्टर का फोन आ गया। बोले आप एसके जन? मैंने हाँ सब बात करेंगे, बताइए। एसके जन साहब सुना है आपने ईवीएम में काम कर रखा है? मैंने कहा जी। बोले आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं? मैंने आ जाता हूँ। गया, बताया, तो तत्समय मुझे फिर वो, मैं इलेक्शन में बहुत काम किया उज्जैन में, मेरा ब्रांड चलता है उज्जैन में, ठीक है। अब वो क्यों, मैंने जब लेक्चरर था तो देखा कि प्रोफेसर में भी देखा कि हमारे यहाँ के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वहां जाके मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका एक अपना टेंशन होता है, इसलिए वो उनका अपना दुख है। पर लेकिन वहां जाके मतलब एकदम सरेंडर होना, ये मुझे खलता था। तो मैंने कहा नहीं यार, अपने भी ब्रांडिंग है। तो आप विश्वास करिए कि तत्समय जब मैं वहां रहता था तो जितनी मेरी डिमांड थी, था तो मैं भी प्रोफेसर, मैंने कई प्रोफेसरों को इस चीज से उबारा। मैंने कहा यार अपन चूंकि काम करता है, तो जब आदमी अपने आप को पहचान के, तो मुझे दूसरों पे भी वो था कि यार ये प्रोफेसर है, अब पता चला वो एक छोटा सा वहां का बाबू, ये है वो है, सस्पेंड कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो आपको चुपता लेकिन नहीं, अपन अपना ब्रांड क्रिएट, तो मैंने फिर ब्रांड क्रिएट किया। वहां आज भी लोग याद करते हैं, बोले यार एसके जन साहब थे। तो टीचर्स को आत्मबोध होना जरूरी है कि वो टीचर है। यस, अगर वो ये तय कर ले कि मैं टीचर हूं और टीचर जैसा बिहेव करेगा, पर आजकल ये नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहा है। On this strong note, sir, I would like to say thank you to you कि आपने समय निकाला। हमारे धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि आपने इतनी सारी आपकी मॉडेस्टी है सर। अरे नहीं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक घंटे। सर आपसे इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में हम कोशिश पूरी करेंगे कि इससे और स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ें। आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स हमको मिली हैं। आज हमारी ऑडियंस ने भी आपके उन पहलुओं को देखा होगा जो नॉर्मली वो नहीं जानते थे। सर उतने ही सुलभ हैं, उतने ही सरल हैं जितना आज आपने उन्हें देखा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी मौका मिले तो आप सर से मिलिए, मुलाकात करिए, इनसे सीखिए, इनसे समझिए, बहुत कुछ पाने को मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।